जो गैर मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम थे, वो भी थे और एक मुसलमान थे और एक नौजवान लड़का था, मतलब वेरी गुड लुकिंग, हैंडसम और बहुत शाइस्तगी जिसको कहते हैं ना, अच्छे से वेल बिहेव्ड। तो उसने कहा कि भाई, मैंने कहा बताइए क्या काम है। तो उसने कहा कि भाई मेरा नाम असद है और मैं MIT यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ये होगा 19 साल का बच्चा, अतीक अहमद। तो पहले तो मैं समझा नहीं, फिर एक मिनट, अतीक अहमद, मेरे को फिर स्ट्राइक हुआ कि अतीक अहमद। मैंने कहा अच्छा वो जो डॉन है अंडरवर्ल्ड। तो बोले हाँ, तो मेरे वालिद हैं। तो मैंने कहा भाई क्या, बोले तो इतने में उसने फोन ही लगा दिया। तो फोन लगाया और कहा कि लो वाली साहब। तो पहले तो मैंने कहा यार कमाल है मतलब जेल में है वो, तो आप बात कैसे कर सकते हैं। तो बोले बहरहाल उसने फोन ही दे दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि जफर भाई, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ कि जिस रास्ते पर आप हो वो रास्ते की जो मंजिल है बहुत भयानक है, इसका जो एंड है बहुत ही भयानक है। अब आप कितने आगे हो, वापस मुड़ सकते हो, नहीं मुड़ सकते, ना मैं कहने की कोई मेरी हैसियत है, लेकिन ये भयानक रास्ता है। मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूं कि आपका जो बेटा है असद, जिससे मेरी अभी बातचीत हुई थोड़ी देर, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही होनहार बच्चा है, इतने अच्छे मार्क्स हैं, किसको मिलते हैं इतने। तो आप अपनी परछाई से इस बच्चे को दूर रखना। तीनों को यही कही, बाप को भी, बेटे को भी और उसकी मां को। गैंगस्टर अतीक अहमद के कत्ल के बाद कई रिएक्शंस आ रहे हैं। ये बात जाहिर है कि जिस तरह से कत्ल हुआ उस पर डिबेट की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर जो केसेस थे या बाकी चीजें कही जा रही है। महाराष्ट्र में बीड़ की अगर बात करें तो वहां पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि अतीक अहमद के सपोर्ट में पोस्टर लगाए गए थे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट जफर सरेशवाला जुड़ रहे हैं, जिनके पास एक महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग किस्सा है। अतीक अहमद से आपकी बात हुई थी, उनके बेटे असद, उसका एनकाउंटर हो चुका है, उससे उसको आपने देखा था, मिला था, क्या किस्सा है वो, कब की बात? देखिए, यानी मुझे तो यूं दुनिया भर से लोगों के फोन आते हैं और मतलब पता ही नहीं होता कहां से मेरा नंबर आ गया लोगों के पास। और मेरा एक मिजाज है कि अगर कोई तकलीफ में है, अक्सर कोई परेशानी होती है, तकलीफ में होती है, तो मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं किसी की मदद कर सकूं तो मैं कर देता हूं। तो इस तरह से एक दिन हमारे एक जानने वाले हैं, नॉन मुस्लिम हैं, जो मेरे साथ हमारे तालीम और तरबियत में काम भी करते हैं, उनका फोन आया कि यार वो कुछ इलाहाबाद के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं ये समझा कि यार इलाहाबाद में हमने प्रोग्राम नहीं किया, हमने हालांकि बनारस में किया और यूपी के 11-12 शहरों में किया, इलाहाबाद हमेशा था, लेकिन कोई वजह से नहीं हो पाया। तो मैंने कहा शायद, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आ जाओ, तो मैं मिल लेता हूँ किसी से भी। ये बात है 2019 की। तो वन फाइन डे बोले कि जफर भाई हम लोग पहुंचे और आ रहे हैं। तो आए, तो पहले तो मैंने देखा कि भाई बड़ा एक मिठाई का बड़ा वो, बोले कि हमारे इलाहाबाद की बहुत मशहूर मिठाई है। तो वो जो गैर मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम थे, वो भी थे और एक मुसलमान थे और एक नौजवान लड़का था, मतलब वेरी गुड लुकिंग, हैंडसम और बहुत शाइस्तगी जिसको कहते हैं ना, अच्छे से वेल बिहेव्ड। तो उसने कहा कि भाई, मैंने कहा बताइए क्या काम है। तो उसने कहा कि भाई मेरा नाम असद है और मैं MIT यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ये होगा 19 साल का बच्चा, मैं समझ तो 20 साल का भी नहीं था, 19 साल का। और मैं MIT यूनिवर्सिटी जो है उसमें मैंने 5 साल का जो लॉ का कोर्स है उसमें मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और 85% मार्क्स आए थे उसके 12th में। तो मैंने कहा हाँ तो क्या। तो उसने कहा कि भाई मेरे वालिद साहब हैं अतीक अहमद। तो पहले तो मैं समझा नहीं, फिर एक मिनट, अतीक अहमद, मेरे को फिर स्ट्राइक हुआ कि अतीक अहमद। मैंने कहा अच्छा वो जो डॉन है अंडरवर्ल्ड। तो बोले हाँ, तो मेरे वालिद हैं। तो मैंने कहा भाई क्या, बोले तो इतने में उसने फोन ही लगा दिया। तो फोन लगाया और कहा कि लो वाली साहब। तो पहले तो मैंने कहा यार कमाल है मतलब जेल में है वो, तो आप बात कैसे कर सकते हैं। तो बोले बहरहाल उसने फोन ही दे दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि जफर भाई, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं और मैं मिला नहीं हूं कभी आपको, लेकिन टीवी पे आपको मैंने देखा है, आपकी अदालत में मैंने देखा और भी बहुत सारे प्रोग्रामों में देखा है, आप बहुत संजीदगी की बात करते हो, ये वो, आप बड़े आदमी हो। तो मैंने कहा हाँ भाई बताओ, मैं तो आपके कोई काम का नहीं हूं। मैंने कहा भाई आप जेल में, एक तो मैंने पहली बार किसी से जेल में बात की है। बोले नहीं, मैं जफर भाई सिर्फ इतना चाहता हूं, क्योंकि ये, हाँ तब मुझे याद आया कि ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि भाई इनको इलाहाबाद की जेल से साबरमती जेल में शिफ्ट करने का, ये तब वो तब की बात थी।
तो यूँ कहा कि यार आप तो अहमदाबाद के हो और आप अहमदाबाद के बड़े मानी हुई शख्सियत हो। तो मैंने कहा भाई लेकिन मैं जेल से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो कहा नहीं, बस मैं इतना चाहता हूँ कि वो मुझे जब शिफ्ट कर रहे हैं तो मेरे साथ जुल्म और ज्यादती ना हो, और मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ तो मुझे वक्त पर ये सब मिल जावे। तो मैंने कहा देखिए उसमें तो मुझे किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो अहमदाबाद में, चूँकि हम लोग अहमदाबाद की जो साबरमती जेल है उसमें सालों से बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, इफ्तार का करते हैं, ईद का मिलन का करते हैं, दिवाली का करते हैं, और हिंदू फेस्टिवल होती है उस वक्त भी हम लोग जो कैदी होते हैं उनके साथ हम एक सलूक करते हैं, और फिर पेरोल फरलो का बहुत सारे लोग आते हैं। तो मैंने कहा वैसे अहमदाबाद की जो सेंट्रल जेल है और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही संजीदा हैं, वो आपके साथ कोई ऐसा मामला नहीं करेंगे। फिर मुझे उस वक्त एक स्ट्राइक हुआ कि, और मेरा एक काम है कि यार मुझे अब कहना चाहिए इनको। तो मैंने उस वक्त कहा कि ठीक है अतीक भाई, आपने एक बात की, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। पता नहीं मुझे ज़िंदगी में आपसे बात करने का फिर मौका मिले ना मिले, आपने एक रास्ता चुना है, और मैं एक बात कहूँगा कि जिस रास्ते पर आप हो वो रास्ते की जो मंजिल है बहुत भयानक है, इसका जो एंड है बहुत ही भयानक है। अब आप कितने आगे हो, वापस मुड़ सकते हो नहीं मुड़ सकते, ना मैं कहने की कोई मेरी हैसियत है, लेकिन ये भयानक रास्ता है। मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूं कि आपका जो बेटा है असद, जिससे मेरी अभी बातचीत हुई थोड़ी देर, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही होनहार बच्चा है, इतने अच्छे मार्क्स हैं, किसको मिलते हैं इतने। तो आप अपनी परछाई से इस बच्चे को दूर रखना। ठीक है, आपने एक रास्ता चुन लिया है, वो आपका बेटा है, ठीक है, उसको आप आपका कोई जो बोलते हैं ना छींटा भी उड़ने मत देना, और इसको इस लाइन में जो जहां जाता है उसको पढ़ने दो, और उसको आपसे बिल्कुल अलग रखना। ये मेरी इतनी इल्तिजा है आपको। फोन रख दिया। फिर मैंने, असद मेरे साथ बैठा था, तो मैंने कहा कि यार देखो, मैं अब आपको एक, मेरा भी बेटा इतना ही है, 19 साल का है, मैं आपको एक बाप की हैसियत से कहना चाहता हूं कि अभी आपका तो इस दुनिया से कोई वो नहीं है, आप पढ़ के और जिस तरह से आए हो, माशाल्लाह, आपको मैंने सुना जिस तरह से आप बात करते हो, यानी आपको आपके बाप का कोई अभी तक असर नहीं है। और देखो ये रास्ता बड़ा खतरनाक है, जिस रास्ते पर आपके वालिद चले ना, इसका अंजाम बहुत ही बुरा है, आप उठा कर देख लो। और फिर मैंने उसको एक मिसाल दी। मैंने कहा कि अभी कुछ टाइम पहले एक फिल्म आई थी रईस, और मैंने कहा उसमें शाहरुख खान ने हमारे अहमदाबाद के डॉन हुआ करते थे लतीफ़, उनका रोल ऐसे किया था उसमें। मैंने कहा वो लतीफ़ को हमने बचपन से देखा था, उनका बड़ा सिक्का था, मतलब गुजरात में परिंदा पर नहीं मार सकता था उनके नाम के बगैर, जुए खाने ये वो सारा। और मैंने कहा हमने देखा था कि वो ट्रक भर भर के चांदी उतरती थी उनकी, ट्रकें भर भर के। मैंने कहा उनका अंजाम इतना खतरनाक हुआ, और आज उनके बच्चे जो है ना पाई पाई के मोहताज हैं, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। यही होता है। इसलिए मैं आपको हाथ, फिर बाहर में उसको छोड़ने गया तो मैंने कहा मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि इस रास्ते से दूर रहो। फिर उसने उसकी वालिदा को फ़ोन लगाया, उसकी मदर को फ़ोन लगाया। तो चूँकि मेरा एक इंसानी फ़र्ज़ था कि इतनी बड़ी मिठाई बेचारी ने भेजी थी, तो मैंने उनको भी यही कहा कि आपके बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, बस मैं आपसे भी यही इल्तिजा करूँगा कि अपने औलाद को उनसे दूर रखना, और ये बहुत अच्छा है, आगे निकलेगा। ठीक है, बाप होता है, बेटा अलग होता है। तो ये बात मैंने तीनों को यही कही, बाप को भी, बेटे को भी और उसकी माँ को भी। तो और ये है, ये जो रास्ता है ना, अंजाम इसका बड़ा खतरनाक है, गोरी एंड। मुंबई में भी देखा गया, अहमदाबाद में गैंगस्टर्स का जो अंत होता है जिस तरह से, बिल्कुल। मैं कम से कम 10 जानता हूं, बड़े बड़े सूरमा, अरे यानी उनके बंबई में, मैं नाम नहीं लेता, कि जिनका दबदबा था, आज उनका कोई पूछने वाला नहीं है, मक्खी नहीं उड़ती उनसे। खतरनाक एंड होता है। और देखिए सियासी पार्टियां जो है ना उनको इस्तेमाल करती हैं। लतीफ भी बड़े सियासी इस्तेमाल होते थे, लेकिन जब जिस वक्त कोई पूछने नहीं आया, ये मैंने उनको कहा था, मैंने कहा जो आप, उस वक्त मुझे मालूम था कि इनके पास बहुत बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट वगैरह है, मैंने कहा जिस दिन हुआ ने कोई खड़ा नहीं रहेगा, और अल्लाह ने तुम बहुत अच्छा हो कि ये तुम इसमें गए। अच्छा, मेरे को एक ये होता था, बाद में जब गया तो मैं जब सोचा है कि कहां अतीक और ये असद, तो मेरे को समझ में नहीं आती थी कि यार ये इनका बेटा कैसा है। मतलब ही वॉज सो वेल बिहेव्ड चाइल्ड,
देखो क्या हुआ। कहीं ना कहीं एक ये भी बात है कि अब ये होने के बाद, अभी जैसे भीड़ की, हम आपको महाराष्ट्र की बात बता रहे थे, पोस्टर्स लगे, शहीद कहा गया, निषेध कहा गया, पुलिस कार्रवाई हुई, लोगों तक आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया, टीवी पर देखते हैं ये बातें, उसके फिर रिएक्शंस दिखते हैं। यार मैं मुसलमानों को अगर कहूंगा, भाई अल्लाह के बंदो, तुम्हारे रोल मॉडल कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, हजरत अली हैं, हजरत इमाम हसन हुसैन है, उमर है, अबू बकर हैं, ये है रोल मॉडल तुम्हारे। क्या उनकी जिंदगी में ऐसा स्लाइट भी कहीं है? तो हमको अपने रोल मॉडल तो सही सिलेक्ट करो। ठीक है, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, अतीक के साथ जो हुआ, जो भी हुआ ठीक है, लेकिन भयानक हुआ, क्योंकि इस रास्ते का अंजाम यही है। तो मैं हमारे मुसलमान अगर जो हों या जो भी होंगे, गैर मुस्लिम भी होंगे, उनके भी अपने हीरो होते हैं, वो मैं उनको बोलूंगा, भाई अगर कोई हीरो हो ना तो रामचंद्र जी हैं, कृष्ण हैं, वो हैं हीरो हमारे। या हमारे हीरो हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा हैं, महात्मा गांधी हैं। ये हमारे रोल मॉडल हैं कि उन पे भी हालात आए, हालात आते हैं, यानी ये जो कहते हैं ना यार वो, अरे भाई हालात तो आते हैं सब पर, उस वक्त संभलने का वक्त होता है। ये एक्चुअली है ना, ये एक वो वक्त होता है, वो संभलने का वक्त होता है। और उस वक्त आदमी स्पर ऑफ द मोमेंट में जो गलत डिसीजन लेता है वो फिर भारी पड़ता है। रास्ता तो सही नहीं है ये रास्ता जो है। और कानून देखिए ना, अच्छा कितने साल से अंदर थे वो, मैंने जब हम बैठे थे तो तब और भी जो, मैंने कहा यार ये क्या जिंदगी है, यानी 2019 की बात है, तो मुझे किसी ने कहा कि 2005 से अंदर है, और भी बताया कि इन एंड आउट है। मैंने कहा आप बताइए कि 55 साल की जिंदगी में आदमी 30 साल अंदर और बाहर, ये कोई जिंदगी है अल्लाह के बंदे? ये क्या जिंदगी है? क्या हासिल क्या होता है बताओ इससे? तुम तो अंदर ही हो, जेल तो जेल है ना। अरे जेल से इलेक्शन भी लड़ते हो, कौन सी अक्लमंदी है भाई? तो इसलिए हमको अपने रोल मॉडल जो है ना वो भी सही चुनने की जरूरत है। इसे मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करता, और मुझे बहुत अफसोस हुआ ये बच्चे का कि ये अगर पढ़ा होता बराबर तो ये कहां का कहां पहुंच जाता। आज भी कई लोग हैं जिनकी जिंदगी संवर सकती है अगर सही रास्ते पे आए। बिल्कुल, अगर मैं कहता हूं कि हमारे यहां गुजराती में कहते हैं एक चीज है, जाग्या त्यांथी सवार, जहां से जागे वहां से सुबह। ठीक है, अब जिंदगी गुजरी, टर्न ले लो भाई, टेक अ यू टर्न, यू टर्न लेना ही पड़ेगा आपको। और वो रास्ता 100 आप निकालो, यहां ही नहीं दुनिया में देख लो, दुनिया के बड़े बड़े जो गैंगस्टर थे अंडरवर्ल्ड, तुम्हारे माफिया, जापान में मैंने तो देखा है, जापान के अंदर, इटाली के माफिया, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, कहां है आज? किसी जमाने में ये ईस्टर्न यूरोप के माफिया होते थे, ये जो पूरा जो बाल्कन कंट्रीज के, कहां है? नहीं चलता। सही रास्ता सही होता है, आपको उसी पे चलना पड़ेगा। एनकाउंटर किलिंग्स भी कहीं ना कहीं डिबेटेबल विषय रहा है, वो भी कई जगह मुंबई में या कई जगह देखी गई है। एक वो चीज भी शायद सही तरह से कंक्लूजन नहीं होता कहीं ना कहीं। भाई देखिए वो तो है, अब वो कोई यानी यहाँ बॉम्बे में भी बहुत सारे सीरीज हैं, अब वो भी गलत है। यानी कि देखिए हमारे मुल्क की सबसे बड़ी खूबी आप देखिए, हिंदुस्तान की, कस्साब, पूरी दुनिया ने देखा है ना, गोली चला रहा था, कितने लोगों को मारा, क्या हमने वहां गोली मार दी उसको? क्या किया? उसको प्रॉपर ट्रायल दी, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और फिर वही नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि देखिए मुल्क का दुश्मन है, टेररिस्ट है, उसको लॉयर भी दिया हमने, भारत सरकार ने दिया, और प्रॉपर उसको दी सुप्रीम कोर्ट में। फिर उसको कहा गया अच्छा ठीक है भाई, रिव्यू पिटीशन भी कर सकता है। मतलब सारा सब कुछ होने के बाद तो ये रूल ऑफ लॉ है हमारे मुल्क का, और उसका फख्र है हमको कि हमारे यहां बनाना रिपब्लिक नहीं है।